हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे क्लास 11th के फिजिक्स में जो आपका पार्ट सेकंड है उसमें एक चैप्टर है थर्मोडायनेमिक्स यूनिट है, उसको हम देखेंगे। आज हम यहाँ स्टार्ट करेंगे एक बेसिक से। बेसिक की आपकी सभी चीज़ें आपको मालूम हो, चाहे वो थ्योरेटिकल हो या किसी भी समझ की चीज़ें हों, जैसे न्यूमेरिकल या कोई इक्वेशन है, उन सब चीज़ों को, छोटी छोटी बातों को समझते हुए इस चैप्टर को पढ़ेंगे। और साथ में ऐसा ये ध्यान में रखते हुए कि कैसे हम न्यूमेरिकल्स या प्रश्न जो है, जो भी इसके क्वेश्चन होते हों, उसे हम आसानी से लगा सकें। तो आइए देखते हैं थर्मोडायनेमिक्स क्या है, इसको स्टार्ट करते हैं। साथ में हम इसमें ये ध्यान रखें कि जब आप इस वीडियो को देखें उस समय कॉपी पेन लेके बैठें। जो भी चीज़ें थ्योरेटिकली हैं या जो भी चीज़ें बोर्ड पे हैं उसको आप नोट डाउन करते रहिए, इससे आपको बाद में रिवीजन करने में आसानी होगी। ठीक है, ओके। आइए देखते हैं हम थर्मोडायनेमिक्स क्या है। थर्मोडायनेमिक्स है क्या यहाँ पे, ठीक है। तो ये क्या है, ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विथ द इंटर कन्वर्जन बिटवीन हीट एनर्जी एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। सिंपल सी बात है। अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स यहाँ पे हम स्टार्ट करने वाले हैं, आखिर थर्मोडायनेमिक्स है क्या, तो उस विषय में हम क्या कहेंगे, एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है which deals with the interconversion between heat energy and any other form of energy is known as thermodynamics। थर्मोडायनेमिक्स यही आप बताएंगे। कभी भी ये आप जब एग्जाम में होगा उस समय लिखना होगा आपको थर्मोडायनेमिक्स। अगर ऐसा कहते भी हैं तो आप उस समय यही आप लैंग्वेज में, आपको एक बार पढ़े रहेंगे, थोड़ा सा दिमाग में रहेगा तो आप तुरंत उसको नोट डाउन करेंगे, लिख लेंगे कि ब्रांच ऑफ फिजिक्स विच डील्स विद द इंटरकन्वर्जन बिटवीन हीट एनर्जी एंड एनी अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज थर्मोडायनेमिक्स। ओके। अब थर्मोडायनेमिक्स में और क्या क्या बातें हैं जो हमें शुरुआती तौर पे जानना जरूरी है। जैसे इसमें कुछ आपको देखिए, अभी हम जो यहाँ पे चैप्टर पढ़ रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स, अभी इसमें हम क्या है अपनी शब्दावली बनाएंगे कि क्या क्या नए नए वर्ड इसमें इस्तेमाल होंगे। जैसे सिस्टम क्या है, सिस्टम क्या होगा, ए सिस्टम विच कैन बी रिप्रेजेंटेड इन टर्म ऑफ P जहां प्रेशर है, V वॉल्यूम है, एंड T टेम्परेचर इज नोन एज सिस्टम। ऐसे सभी सिस्टम जिसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की मदद से। ऐसा कोई भी सिस्टम हो जिसे हम क्या करें, रिप्रेजेंट कर सकें प्रेशर, वॉल्यूम एंड टेम्परेचर की मदद से, उसे हम क्या बोलेंगे, सिस्टम बोलेंगे। साथ में उसी में एक और वर्ड आएगा जिसे बोलेंगे सराउंडिंग। क्या है, anything outside the system is known as surrounding। देखिए ये शब्दों को आप विशेष ध्यान रखेंगे, यही शब्द आपके बार बार आएंगे यहाँ पे। सराउंडिंग क्या होते हैं, एनीथिंग आउटसाइड द सिस्टम इज कॉल्ड सराउंडिंग। अगला यूनिवर्स क्या है, यूनिवर्स कहने का मतलब जहां पे सिस्टम और सराउंडिंग दोनों, कहने का मतलब द सिस्टम एंड इट्स सराउंडिंग आर टुगेदर नोन एज द यूनिवर्स। जहां पे सिस्टम और सराउंडिंग दोनों हो, एक साथ रखे जाएंगे, उसे हम क्या बोलेंगे, दोनों एक जगह होंगे। भाई ये सिस्टम है हमारा, सिस्टम और सराउंडिंग, ये हमारा मान लीजिए कोई सिस्टम है। सिस्टम कहने का मतलब क्या है कि हो सकता है वो क्या हो कि गैस है, किसी जगह बंद है, किसी वेसल में, और साथ में क्या होगा, उसके बाहर का जो आउटर सरफेस होगा वही हमारा क्या कहलाएगा, सराउंडिंग। और ये जो दोनों, जहां पे दोनों को साथ में जब बोलेंगे उन्हीं को क्या बोलते हैं, यूनिवर्स बोलेंगे। हम क्या बोलेंगे, यूनिवर्स। साथ में आता है आइसोलेटेड सिस्टम। क्या है आइसोलेटेड, आप समझते हो, आइसोलेटेड का हिंदी अगर वर्जन देखा जाए उसे बोलते हैं विलग, अलग। तो उसके शब्दों से आप इसमें अंदाजा लगा सकते हैं आइसोलेटेड सिस्टम क्या होगा, सिस्टम इन विच नो एक्सचेंज, एक्सचेंज मतलब अदला बदली, एक्सचेंज ऑफ मैटर, मैटर मीन्स जो मास हो या गैस की बात कर रहे हैं, एंड एनर्जी मीन्स हीट, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, हीट विथ द सराउंडिंग टेक प्लेस इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड सिस्टम। सिंपल सी बात है। क्या बोलेंगे हम कि सिस्टम इन विच नो एक्सचेंज, यहां पे एक्सचेंज नहीं होगा, क्या, ऑफ मैटर, मैटर मीन्स क्या है, गैस की बात कर रहे हैं। अगर गैस हमारा सिस्टम में लिया जा रहा है तो गैस की बात करेंगे, गैस, एंड एनर्जी, एनर्जी मीन्स हीट ही फॉर्म होगा, हीट के ही फॉर्म में होगा एनर्जी, विथ द सराउंडिंग टेक प्लेस
इज सेड टू बी एन आइसोलेटेड सिस्टम। जब मैं यहाँ एनर्जी बोलता हूँ तो हम थर्मोडायनेमिक्स पढ़ रहे हैं, तो उस समय हम क्या बोलेंगे, हीट ही एनर्जी। हीट क्या है, फॉर्म ऑफ एनर्जी। जहाँ पे हमने पढ़ा कि थर्मोडायनेमिक्स एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जहाँ पे इंटर कन्वर्जन होता है कि हीट एनर्जी के इन अदर फॉर्म ऑफ एनर्जी के रूप में। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि एनर्जी और मैटर जहाँ पे क्या हो, कोई एक्सचेंज नहीं होता, उसे हम क्या बोलते हैं सराउंडिंग से, उसे हम क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। क्या बोलेंगे, आइसोलेटेड सिस्टम बोलेंगे। आइए फिर इसी में अगला जो वर्ड है उसे बोलेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेट। क्या है, कोई स्टेट, किसी भी सिस्टम का स्टेट क्या है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे विद द हेल्प ऑफ कुछ टर्म हमारी होंगे। उन टर्म की मदद से हम उसको एक स्टेट हम डिफाइन कर सकते हैं, उसी को हम बोलेंगे थर्मोडायनेमिक स्टेट। देखिए, द स्टेट ऑफ ए सिस्टम, एक सिस्टम का स्टेट क्या होगा, कैन बी डिस्क्राइब्ड कंप्लीटली। किसी सिस्टम का जो स्टेट होगा वो डिस्क्राइब किया जा सकता है कंप्लीटली बाय द कंपोजिशन ऑफ टेम्परेचर, वॉल्यूम एंड प्रेशर। बाय द कंपोजिशन ऑफ वॉल्यूम, टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप इस पे अगर आपने अंदाजा लगा सकते हैं, जैसे आइडियल गैस इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ स्टेट बोलते हैं इसीलिए उसको, पीवी इक्वल्स टू म्यू आर टी। अगर हम मान चलते हैं कि म्यू हमारा 1 है, 1 मोल की बात कर रहे हैं, 1 मोल गैस हमने लिया है, उस कंडीशन में ये इक्वेशन पूरी तरह से एक आइडियल गैस इक्वेशन को डिफाइन करेगा, कंप्लीटली डिस्क्राइब करता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक स्टेट क्या है। हाँ, अगर हम रियल गैस की बात करें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होगा, जो आपके सिलेबस में अब नहीं रखा गया है, लेकिन यहाँ पे हम जब आइडियल गैस की बात करते हैं उस गैस को कंप्लीटली डिस्क्राइब किया जा सकता है विद द हेल्प ऑफ थर्मोडायनेमिक स्टेट, दैट इज पीवी इक्वल्स टू आर टी। जहाँ पी है, वी है, आर टी है। आर यहाँ पे क्या है, यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है, वो आपका फिक्स होगा वहां पे। अगली बात इसमें हम देखते हैं इंटरनल एनर्जी क्या है। इंटरनल एनर्जी क्या है उस पर बात करेंगे हम। किसी गैस की इंटरनल, किसी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी क्या होगी उस पर देखेंगे। इंटरनल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज द एनर्जी पॉजेस by the system due to the molecular motion and the molecular configuration। यहाँ पे बातों को ध्यान समझेंगे हम, ये इस वर्ड को आप ध्यान समझिए कि आखिर इंटरनल एनर्जी आपको शो क्या करना चाह रहा है, उस पर आपको आइडिया लगेगा। यहाँ पे कहने का मतलब इंटरनल एनर्जी क्या है, ऑफ ए सिस्टम इज द एनर्जी पॉजेस, पॉजेस मतलब धारण करता है, किस वजह से, बाय द सिस्टम ड्यू टू मॉलिक्यूलर, जो उसमें मॉलिक्यूल हमने सबसे कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो पार्टिकल माना है, मॉलिक्यूल माना है, क्योंकि ये बात कर रहा 19वीं सेंचुरी की। उस समय क्या था हमारा, अगर हम बात करें एटम या इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को, ये पार्टिकल उस समय थे भी नहीं। ठीक है, मतलब प्रकृति में है लेकिन हमारे जानने योग्य, हमारे परफेक्शन में नहीं थे उस समय, क्योंकि खोज तो हमारी उसके बाद हुई 1898 के बाद पहला बार जो है जे थॉमसन का मॉडल आया था। लेकिन हम उससे पहले की ये सब बातें कर रहे हैं, थर्मोडायनेमिक्स उससे पहले का है। उस समय जो पहली बार हमने रखा था कि जो पार्टिकल होंगे वो क्या है, मॉलिक्यूल को माना गया। उसी तरह से यह कह रहा है कि जो एनर्जी पजेस करता है बाय द सिस्टम ड्यू टू इस मॉलिक्यूलर मोशन एंड मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन। कॉन्फ़िगरेशन देखिए दो वर्ड है यहाँ पे, एक मॉलिक्यूलर मोशन, हम जानते हैं कोई मॉलिक्यूल है या जिसमें भी मास है, अगर उसमें वेलोसिटी है तो एक एनर्जी पजेस करता है, जिसे बोलते हैं हम काइनेटिक एनर्जी। और दूसरा है कि अगर कोई मॉलिक्यूल या कोई भी पार्टिकल है, बॉडी है, अगर वो कन्फिगर कैसा है, कैसा कन्फिगर, किस स्टेट में कहां पे है, तो उस हिसाब से उसकी हम पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करते हैं, दैट इज द इंटरनल एनर्जी। इंटरनल एनर्जी क्या होगा, उसकी काइनेटिक एनर्जी का सम प्लस पोटेंशियल एनर्जी के सम को हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी बोलेंगे। ओके, ये आप अभी हम एक जनरल बात कर रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी है क्या। यहां पर मैं आइडियल गैस या किसी गैस की, स्पेसिफिक गैस की बात नहीं कर रहा हूं, यहां हम सीधी बात ये कर रहे हैं कि इंटरनल एनर्जी आपका है क्या। सिंपल सा है कि जो पजेस करता है सिस्टम ड्यू टू इस मॉलिक्यूलर मोशन, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी। दूसरा क्या है, मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, जो कि हमारा होगा पोटेंशियल एनर्जी। अब उसमें देखेंगे कि अगर हम छोटे से पार्ट की बात करें, इसलिए डी यू लगा दिया गया है, जानते हैं छोटा सा एनर्जी की हम बात कर रहे हैं कि कुछ पार्टिकल, कुछ मॉलिक्यूल की बात करेंगे, तो वहां पे क्या होगा, दैट इज द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी, यहां पे यू के लिखा गया, दैट इज द काइनेटिक एनर्जी, यूपी जहां पे पोटेंशियल एनर्जी होगा। सब स्क्रिप्ट में क्या लिखा है, पी लिखा है, यहां पे के लिखा है, इसका मतलब है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन
अगर ऐसा हो, इफ देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, हमने अभी इससे जस्ट पहले जो हमने यूनिट पढ़ रखा है आप उससे देख सकते हैं, वहां पे हमने बात की थी कि जो आपका अजम्पशन था काइनेटिक थ्योरी के लिए वो क्या था कि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स नहीं होंगे, या हम आइडियल गैस की बात करें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जीरो होंगे। अच्छा, जब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही जीरो होंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन कर सकते हैं हम उस पार्टिकल का या उस मॉलिक्यूल का? होगा क्या, पोटेंशियल एनर्जी आपका डिफाइन किया जा सकता है कि वर्क स्टोर्ड, जो स्टोर होता है किस रूप में, जब हम करते हैं कि वर्क डन करते हैं किसी पार्टिकल को कहीं से किसी रेफरेंस पॉइंट किसी स्पेसिफिक पॉइंट तक लाने में इन अ फील्ड। अब यहां पे क्या है, जो फील्ड है, जब फील्ड में लाएंगे तभी तो वर्क करना पड़ेगा, और यहां पे क्या है, कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स है ही नहीं। जब कोई फोर्स है नहीं तो उसमें वर्क डन जीरो होगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उस केस में यहां पे क्या होगा, देयर इज नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दैट इज द पोटेंशियल एनर्जी, उस केस में क्या होगा, जीरो होगा। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमारा इंटरनल एनर्जी होगा इस केस में, कि जिस जिस केस में हम ये कहते हैं कि इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स हमारा क्या है, जीरो है, उस केस में हमारा जो टोटल एनर्जी होगा वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। और ये हम बात करें किसके लिए, स्पेसिफिक केस हम अगर बात करें तो आइडियल गैस की बात करें। आइडियल गैस में ये हमारा अजम्पशन ही है कि आइडियल गैस हमारा कैसा होगा, जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होंगे, जीरो होंगे। इस तरह से ये कह सकते हैं कि जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगा वो किसके बराबर होगा, केवल काइनेटिक एनर्जी। ये ध्यान में रखना है। जब भी हम यहां पे आइडियल गैस की ही बात करेंगे तो जब भी हम देखेंगे, जब भी यहां इंटरनल एनर्जी की बात करेंगे वो क्या होगा, केवल काइनेटिक एनर्जी होगा, केवल काइनेटिक एनर्जी के रूप में होगा। पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। क्यों जीरो होगा, क्योंकि वहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही हमारा जीरो होगा। इसको अंदाजा लगा सकते हैं आप। अब इसको दिमाग में रखना है आपको कि हमारा पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगा। क्यों जीरो होता है, क्योंकि नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस इन केस ऑफ आइडियल गैस। तो आइडियल गैस में हमेशा क्या होगा, जो टोटल इंटरनल एनर्जी होगा वो क्या होगा, उसके काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगा। तो ये कह सकते हैं कि सो इंटरनल एनर्जी इन द अब्सेंस ऑफ, internal energy in the absence of intermolecular force is simply the function of temperature। क्यों कह रहा हूं मैं, यहां पे कह रहा हूं कि the internal energy in absence of intermolecular forces is simply the function of the temperature only। अगर हम गैस की बात करें, नॉर्मली अगर हम रैंडम ब्राउनियन, उसमें रैंडम मोशन होते हैं, नॉर्मल कंडीशन में रूम टेम्परेचर में भी मोशन होते रहते हैं। ये हमारा काइनेटिक थ्योरी में ये अजम्पशन भी है कि सभी डायरेक्शन, ऑल पॉसिबल डायरेक्शन में समान रूप से चलते हैं वो, उनका एक मोशन होता है। उसमें भी अगर हम देखें तो जो उनका वेलोसिटी है वो किस पे डिपेंड करेगा, टेम्परेचर पे। और यही वेलोसिटी क्या है, वेलोसिटी ही वजह से ही मॉलिक्यूल पजेस करते हैं काइनेटिक एनर्जी को, और टोटल काइनेटिक एनर्जी ही इक्वल है इंटरनल एनर्जी के बराबर इक्वल है, जहां पे पोटेंशियल एनर्जी हमारा क्या, जीरो है। इससे ये कह सकते हैं कि जो हमारा टोटल एनर्जी या टोटल इंटरनल एनर्जी होगा वो किसका फंक्शन होगा, टेम्परेचर का। तो हमने यही लिखा है, सिंपली द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर ओनली। इट इज द इनडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड। ये पाथ पे डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए इसको हम क्या बोलेंगे, स्टेट फंक्शन भी बोलेंगे। क्या है ये, इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है, स्टेट फंक्शन। मीन्स हम ये बात करेंगे केवल इसमें कि पहले पार्टिकल इनिशियल कहाँ है, फिर फाइनल पे कहाँ है, बस इस बात, इस कंडीशन पे डिपेंड करेगा कि इनिशियल स्टेट क्या है, फाइनल स्टेट क्या है, इस बात पे। इसके पाथ पे हमें ये डिपेंड नहीं करेगा, इसीलिए क्या कह रहा है, इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ फॉलोड। ओके, हम अगर हम निकालना चाहें चेंज कितना होगा, तो डेल यू इक्वल्स टू यू एफ, मतलब फाइनल जो आपकी इंटरनल एनर्जी होगी और माइनस इनिशियल होगा। इस तरीके से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। तो हमें याद रखना है इंटरनल एनर्जी कैसा फंक्शन है, एक स्टेट फंक्शन है। ये पाथ जो फॉलो करता है उस पर डिपेंड नहीं करता, किसी भी तरीके से ये डिपेंड नहीं करेगा। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। फिर इसमें एक और टॉपिक है, एक और नया वर्ड आप देखेंगे, इसे बोल लेंगे इंडिकेटर डायग्राम
और पीवी डायग्राम। क्या बोलेंगे? इंडिकेटर डायग्राम और पीवी डायग्राम क्या होता है। तो आप अगर ध्यान से पहले हम इसको देखिए, विजुअल आप देख सकते हैं कि अगर हम पीवी, यहाँ पे पीवी डायग्राम को जब हम क्या करें, वाई एक्सिस पे पी को ले रहे हैं और वी एक्सिस जो आपका वी को ले रहे हैं एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, पी को वाई एक्सिस पे ले रहे हैं, वी को एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं, तो ऐसा जो हमारा इसमें हम जो कर्व ड्रॉ करेंगे उसी को हम क्या बोलेंगे? इंडिकेटर डायग्राम, या उसी को बोल सकते हैं पीवी डायग्राम। तो ऐसे कर्व को हम क्या बोलेंगे? पीवी डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए इसके विषय में हमारी क्या जानकारी मिलेगी, इस कर्व के ड्रॉ करने से या इस कर्व को हम देख के क्या क्या अंदाजा लगा सकते हैं, उस पर हमें जानकारी चाहिए। तो क्या होगा? द पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, द पॉइंट ए और बी है आपका पॉइंट, रिप्रेजेंट द इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द सिस्टम। जो इसके बीच में पॉइंट हैं, ए और बी के बीच में जो पॉइंट है उसे क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द सिस्टम। विद द हेल्प ऑफ द इंडिकेटर डायग्राम वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। ये हम कह सकते हैं कि ये आपका इंडिकेटर डायग्राम बोले या हम कहें पीवी डायग्राम, इंडिकेटर डायग्राम या पीवी डायग्राम। पीवी डायग्राम ये क्या होगा? ये हमें क्या शो करेगा? वी कैन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वर्क डन। इससे हम वर्क डन निकाल सकते हैं केवल इस कर्व की मदद से। इस कर्व के हेल्प से हम क्या निकाल सकते हैं कि कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन बाय द गैस। अब बाय द गैस हो और ऑन द गैस, दो कंडीशन आएगी कि बाय द गैस सिस्टम वर्क कर रहा है या सिस्टम पर वर्क कर रहे हैं, दोनों तरीके से निकाल सकते हैं। बाय द गैस होगा तो एक्सपेंशन होगा और ऑन द गैस होगा तो क्या होगा? कंप्रेशन होगा। सिंपल सी बात समझिए, अगर गैस वर्क करेगा तो क्या होगा? एक्सपेंशन होगा। अगर गैस पर वर्क करेंगे तो क्या होगा? कंप्रेशन। अंदाजा लगा सकते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि यहां पे एक नया वर्ड आया आपका इंडिकेटर डायग्राम, या उसी को बोलते हैं हम पीवी डायग्राम, जिसकी हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, अगर ऐसा कर्व हमको दिया गया है जहां पे ए और बी के बीच के पॉइंट के सभी पॉइंट को क्या बोलेंगे? इंटरमीडिएट स्टेट ऑफ द सिस्टम बोलते हैं। और इस कर्व की मदद से हम निकाल सकते हैं टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन कितना हुआ, चाहे बाय द गैस हो या ऑन द गैस हो, चाहे एक्सपेंशन हो या कंप्रेशन हो, दोनों तरीके से हम फाइंड कर सकते हैं। अभी ये थ्योरेटिकल है, अभी इस पे हम न्यूमेरिकल लगवाएंगे, आपका ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर होगा। तो यहां पे हम इसकी मदद से ये सब हम फाइंड कर सकते हैं, जो भी वर्क डन होगा उसको हम निकाल सकते हैं। तो अब जहां भी आपको पीवी डायग्राम इस चैप्टर में बहुत बार दिखेगा, आपको बहुत सारे न्यूमेरिकल भी होंगे, बहुत तरीके के होंगे, अब सभी हम न्यूमेरिकल करेंगे यहां पे। तो आप इतना ध्यान रखिए, जब भी आपको पीवी डायग्राम मिले या उसी को बोलते हैं इंडिकेटर डायग्राम, उस कर्व की मदद से हम इतनी चीजें हम फाइंड कर सकते हैं। वर्क डन हम निकाल लेंगे। अब वर्क डन कैसा है, पॉजिटिव है निगेटिव, वो आगे की बातें हैं। पॉजिटिव है या निगेटिव है, वर्क गैस पर हो रहा है या गैस के द्वारा हो रहा है, ये सब हम फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें हम देखिए, ये मैंने खुद से जोड़ा है, ऐसा कहीं आपको लिखा हुआ नहीं मिलेगा बुक में, लेकिन मैंने खुद से यहां पे लिखा है कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। कुछ बेसिक बातें हैं कि जो हमें और क्लियरिटी, इसमें हमें सोचने में और अच्छा होगा, हम और क्रिस्टल क्लियर तरीके से विचार कर सकते हैं आखिर थर्मोडायनेमिक्स से ये बातें कहना क्या चाह रहे हैं। इन वर्ड को हमें समझना है। अभी हम केवल शब्दावली सीख रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स में, और धीरे धीरे आपको देखेंगे हम शब्दों को सीखेंगे और उनसे हम बाद में हम न्यूमेरिकल लगाते समय उन्हीं से खेलना होगा आपको। तो ये सब शब्दों को हम ध्यान से समझेंगे। दूसरा क्या कहते हैं, इसमें कुछ हमारे बेसिक जो है कॉन्सेप्ट हैं, जैसे थर्मोडायनेमिक्स इज अ माइक्रोस्कोपिक, यहां पे माइक्रोस्कोपिक देखिए दो होता है, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक। ये माइक्रोस्कोपिक साइंस है। थर्मोडायनेमिक्स इज अ माइक्रोस्कोपिक साइंस, इट डील्स विथ बल्क सिस्टम। ये पूरे के पूरे सिस्टम पे डील करता है। देखिए थोड़ा सा आपको समझने योग्य बातें हैं। अगर हम अपने और आसान शब्दों में बताना चाहें, सीधा ये होता है कि एक होता है माइक्रोस्कोपिक साइंस, एक मैक्रो MACRO, माइक्रोस्कोपिक एंड माइक्रो MICRO। तो माइक्रोस्कोपिक क्या करता है, बल्क सिस्टम पे पूरे के पूरे सिस्टम को ऑब्जर्व करता है कि इस पे क्या हो रहा है। माइक्रो क्या करते हैं, हम पूरे के पूरे सिस्टम को नहीं देखते, हम उसके एक छोटे से पार्टिकल को देखेंगे, उसका बिहेवियर चेक करके हम पूरे सिस्टम के बारे में अंदाजा लगाएंगे।
क्या होगा, हाइपोथेटिकली कहें या रियलिटी में जो भी हो, हम उसको बारे में बता सकते हैं। तो यहां पे हमारा क्या कह रहे हैं कि थर्मोडायनेमिक्स इज अ माइक्रोस्कोपिक साइंस, इट डील्स विथ बल्क सिस्टम एंड डज नॉट गो इनटू द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन। हम क्या करते हैं कि जो थर्मोडायनेमिक्स है वो माइक्रोस्कोपिक साइंस है, इट डील्स विथ बल्क सिस्टम एंड डज नॉट गो इनटू द मॉलिक्यूलर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ए मैटर। हम उसके मॉलिक्यूल कैसे बने हुए हैं, कैसे क्या उसकी संरचना है, उससे हमें डिपेंड, हम उस पर फर्क हमें नहीं पड़ता है। सीधी बात है, बल्क सिस्टम पूरे के पूरे सिस्टम की बात करेंगे और उस पर जो भी हम एक्शन करेंगे उसका रिजल्ट क्या है उसको देखते हैं। मैटर और इन फैक्ट इट्स कॉन्सेप्ट एंड लॉज वर फॉर्मुलेटेड इन द 19th सेंचुरी। क्योंकि अगर आप कोई भी देखें, चाहे हम स्टीफेंस की या हम रियल गैस की, आइडियल गैस की बात करें या इन सभी चीजों की बात करें, ये सब क्या है 19th सेंचुरी के समय की बातें हैं, जहां पे हमें इतने छोटी बातों को हम करते भी नहीं थे। छोटी मतलब कि ये कि माइक्रोस्कोपिक बातें हम करते भी नहीं थे, क्योंकि ऐसी कोई खोज हुई ही नहीं थी। तो हम पूरे के पूरे बल्क सिस्टम पे हमने क्या किया, गैस को देखना ये स्टार्ट किया। अगर गैस को हम गर्म कर रहे हैं बर्नर से, तो आखिर गैस पे हो क्या रहा है, पिस्टन ऊपर उठ रहा है या हम फ्रीज करने पे नीचे जा रहा है, ये सब हम पूरी की पूरी बातें देखते थे। तो इसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक साइंस। अब अगर हम इसमें ध्यान दें कि भाई उसका मॉलिक्यूल क्या कर रहा है, कैसे वेलोसिटी कर रहा है, क्या कर रहा है, उसकी वजह से ये हो रहा है, पिस्टन ऊपर जा रहा है निचे आ रहा है, उसे बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक साइंस। तो हम यहां पे क्या पढ़ेंगे, माइक्रोस्कोपिक। बशर्ते हमारा मैक्सवेल सर ने जो हमारा केटीजी इससे पहले पढ़ा है, उसमें हमने क्या है कि थोड़ा बहुत माइक्रोस्कोपिक की बात की, जैसे उन्होंने मॉलिक्यूल की बात की थी वहां पे। तो उससे हम ये कहेंगे कि वहां पे मैक्सवेल सर ने अपने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस में उसका इस्तेमाल किया था, लेकिन ओवरऑल हम ये बोलते हैं कि माइक्रोस्कोपिक है। ओके। कॉन्सेप्ट एंड लॉज वर फॉर्मुलेटेड इन द 19th सेंचुरी बिफोर द मॉलिक्यूलर पिक्चर। देखिए यहां पे लिखा हुआ है कि मॉलिक्यूलर पिक्चर ऑफ मैटर वॉज फॉर्मली इस्टेब्लिश्ड। हम उस समय की बात कर रहे हैं, मैक्सवेल सर ने तो मॉलिक्यूल शब्द का इस्तेमाल किया भी था, लेकिन हम उस समय की बात कर रहे हैं जहां पे क्या है कि मॉलिक्यूलर पिक्चर ऑफ मैटर वर फॉर्मली इस्टेब्लिश हुआ भी नहीं था उस समय। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, थर्मोडायनेमिक्स हमारा कैसा साइंस है, एक माइक्रोस्कोपिक, MACRO, देखिए ध्यान से, माइक्रोस्कोपिक साइंस है, जहां पे हम पूरे बल्क सिस्टम को करेंगे, उस पर ही जितने भी एक्सपेरिमेंट किए गए, जितनी भी चीजें यहां पे की जाएंगी, वो कैसे होंगे, बल्क सिस्टम पे किए जाएंगे, उसके एक्शन के हम रिजल्ट को देखेंगे। ओके। दूसरा इसी में पॉइंट देखिए, ए माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन ऑफ गैस, फॉर एग्जाम्पल, एक माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन दिया गया था जो अभी हमने बात की। Description of gas, for the example, would involve specifying the coordinates and velocity of the huge number of molecule constituting the gas। हमने एक बार बात की, कब बात की थी, जब हम केटीजी में assumption for the kinetic theory of gases, वहां पे मैक्सवेल सर ने इसका यूज किया था उस समय भी। molecule constituting the gas, the description in KTG इज नॉट सो डिटेल्ड, वहां पे बहुत डिटेल में नहीं लिया गया था। तो हम क्या करें, बट इट डज इन्वॉल्व मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन ऑफ वेलोसिटीज। उन्होंने थोड़ा बहुत इसके बारे में बात की थी, हम उसे क्या बोलेंगे, लेकिन उन्होंने इसका यूज किया मॉलिक्यूल का। तो उनके विषय में कहा जा रहा है कि काइनेटिक थ्योरी में हमने थोड़ा सा इसका इस्तेमाल किया था। किसके द्वारा इस्तेमाल किया गया था, मैक्सवेल सर के द्वारा। उसकी वेलोसिटी के बारे में हमने देखा, ठीक है, कैसे उसकी वेलोसिटी हो रही, उसकी एनर्जी क्या है, हम मॉलिक्यूलर लेवल पे बात कर रहे थे उस समय, उसको हम बोलते हैं माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन। से केवल केटीजी में आपको दिया गया, किसके द्वारा, मैक्सवेल सर के द्वारा। थर्मोडायनेमिक डिस्क्रिप्शन ऑफ ए गैस ऑन द अदर हैंड अवॉइड्स द मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन ऑल टुगेदर। इंस्टेड the state of a gas in thermodynamics is specified by the microscopic variables। यहां समझिए क्या कह रहे हैं कि इंस्टीड हमने माइक्रोस्कोपिक यहां पे नहीं लेंगे, क्या लेंगे, केवल माइक्रोस्कोपिक होगा। स्टेट ऑफ गैस इन थर्मोडायनेमिक्स इज स्पेसिफाइड बाय माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल सच एज, कैसे,
माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल क्या है? जैसे हमारा प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर। आखिर हम गैस को बर्नर लगा के गर्म कर रहे हैं, उससे प्रेशर क्या हो रहा है? इंक्रीज कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, या टेम्परेचर बढ़ रहा है? इस पे बात करेंगे हम। मॉलिक्यूल की बात नहीं करेंगे, किसकी वजह से हो रहा है, क्या हो रहा है, उस पर हम बात नहीं करते। हमारा ऑब्जर्वेशन पूरा का पूरा सिस्टम होगा कि अगर सिस्टम पे हो क्या रहा है, किसी मॉलिक्यूल, उसके वेलोसिटी या इन सब बातों पे हम बात नहीं करेंगे। उसे केवल केटीजी में मैक्सवेल के डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेलोसिटी उसमें देखा गया है, वो हमने दूसरे वाले पॉइंट में आपको दिखाया है। ओके, प्रेशर, टेम्परेचर एंड मास। एंड द कंपोजिशन कैसा है? म्यू की बात कर रहे हैं। दैट आर फेल्ट बाई आवर सेंस परसेप्शन, जिसको हम अपने सेंस ऑफ परसेप्शन से देख सकते हैं, मतलब हम उसको आंखों से देख सकते हैं। हाँ, पिस्टन ऊपर उठ रहा है या उसका वॉल्यूम बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या है कि दैट आर कंपोजिशन दैट आर द फेल्ट बाई आवर सेंस परसेप्शंस एंड आर मेजरेबल, जिनको हम क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। आई होप आप इन बातों को समझ रहे होंगे। फोर्थ पॉइंट है, थर्मोडायनेमिक्स में ऑल्सो इन्वॉल्व अदर वेरिएबल्स दैट आर नॉट सो ऑब्वियस। थर्मोडायनेमिक्स में अभी हम इसमें जब पढ़ेंगे, आप आगे चल के देखेंगे, उसमें कुछ वेरिएबल ऐसे भी होंगे जिनको हम अपने साधारण जो हमारे सेंसेस हैं या परसेप्शन है, उससे हम उसको मेजर या देख नहीं सकते हैं। उनमें से कुछ कौन से हैं कि थर्मोडायनेमिक्स में ऑल्सो इन्वॉल्व द वेरिएबल्स दैट आर नॉट सो ऑब्वियस टू आवर सेंस, लाइक एंट्रोपी। हम इस पे विशेष चर्चा करेंगे, एंट्रोपी क्या है, एंथैल्पी क्या है, एक्सेट्रा। एंड दे आर ऑल माइक्रोस्कोपिक। ये क्या है? ये भी क्या है? माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल है। चाहे हम एंट्रोपी की बात करें और चाहे एंथैल्पी। ये एंट्रोपी आपका क्या होगा यहाँ पे? ये डिसऑर्डरनेस, मतलब कि कैसा डिसऑर्डर हो रहा है। जैसे मान के चलिए, जब क्लास चल रही हो, पूरे बच्चे बैठे रहते हैं, क्लास के छूटते ही सभी बच्चे अलग अलग दूर दूर जहां पे जिनका जैसा घर है वैसे जाएंगे, तो ये डिसऑर्डरनेस है। तो ये आपका एंट्रोपी यही शो करता है, डिसऑर्डरनेस, कि कैसा डिसऑर्डर हो रहा है। तो अभी यहाँ पे इस पे डिटेल में बात करेंगे, आगे चल के इस पे बात करेंगे, लेकिन एंट्रोपी का आप थोड़ा सा मतलब यही समझेंगे। ये हमेशा क्या दिखाएगा? डिसऑर्डरनेस को। और इस पे कई चर्चाएं होती हैं। हम इसी में थर्मोडायनेमिक्स में इस टॉपिक पे हम देखते हैं, यूनिवर्स के विषय में बात करते हैं कि हमारा यूनिवर्स का जो एंट्रोपी है वो क्या हो, लगातार बढ़ता रहता है। इसी में बात करेंगे कैसे। अब इस पे हम और डिटेल में बात तब कर सकते हैं जब हम रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस को पढ़ेंगे। ठीक है, तो रिवर्सिबल में क्या होगा? एंट्रोपी हमारा जीरो होगा। इरिवर्सिबल में हमेशा बढ़ेगा। डेल एस क्या होगा? हमेशा ग्रेटर देन जीरो होगा। इसे हम डेल्टा एस या एस से दिखाएंगे। ओके, तो एंट्रोपी है, एंथैल्पी क्या है, ठीक है, etc, and they are all microscopic variable. However, a thermodynamic state is specified by 5 state variables. कौन कौन से होंगे? लाइक प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इंटरनल एनर्जी जो कि फंक्शन होगा केवल काइनेटिक का, एंड एंट्रोपी। एंट्रोपी इज अ मेजर ऑफ, अच्छा लिखा हुआ है, मेजर ऑफ डिसऑर्डरनेस इन द सिस्टम। ये सिस्टम में क्या देखता है? डिसऑर्डरनेस को देखेगा। एंथैल्पी क्या है? एंथैल्पी इज अ मेजर ऑफ द टोटल हीट कंटेंट ऑफ द सिस्टम। टोटल हीट कंटेंट को देखेगा कौन? हम एंथैल्पी से दिखाएंगे इसको। तो कुछ वेरिएबल ऐसे भी हैं हमारे यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं जिसको अपने सेंस ऑफ परसेप्शन से हम इसको देख नहीं सकते, ना ही हम ऐसे मेजर कर सकते हैं। इसको हमें हेल्प लेनी होगी कुछ इक्वेशन का, ठीक है, उससे हम इसको देख सकते हैं। आगे चल के हम इसको देखेंगे। तो अभी हम ये शब्दों को ध्यान रखेंगे कितने यहाँ पे वर्ड आने वाले हैं। ओके, चलिए अगला टॉपिक है यहाँ पे, इसी पॉइंट में है, इसी पॉइंट को हम देख रहे हैं कि थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। इक्विलिब्रियम इज अ मैकेनिक्स। अगर मैकेनिक्स में बात करें, इक्विलिब्रियम क्या है कि कोई बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में कब कहलाएगी? जब उस पर नेट फोर्स हमारा क्या हो जाए? जीरो हो। नेट फोर्स अगर जीरो है तो उसे हम क्या बोलेंगे? वो इक्विलिब्रियम में है। तो यहाँ पे यही बात हो रही है कि इक्विलिब्रियम इज अ इन मैकेनिक्स मींस दैट नेट एक्सटर्नल फोर्स हमारा या टॉर्क की बात करें वो सब क्या हो? ऑन द सिस्टम इज जीरो।
मैकेनिक्स में हमने यही देखा है कि हम बात करें कि इक्विलिब्रियम में कब होगा बॉडी, जब उस पर नेट फोर्स या हम कहें टोटल जो टॉर्क अप्लाई हो रहा है, मोमेंट ऑफ फोर्स आर क्रॉस एफ बोलते हैं वेक्टर में, वो क्या हो, जीरो हो। वो मैकेनिक्स की बात करेंगे। लेकिन यहां पे हम कैसे बात करेंगे, यहां पे क्या है, द टर्म इक्विलिब्रियम इन द थर्मोडायनेमिक्स अपीयर्स इन द डिफरेंट कॉन्टेंट, डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट होगा, एक्स होगा वहां पे, कॉन्टेक्स्ट। ओके, थर्मल इक्विलिब्रियम इज अ स्टेट इफ द माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल दैट कैरेक्टराइज द सिस्टम डू नॉट चेंज विथ टाइम। एक ऐसा इक्विलिब्रियम, ये क्या होगा, एक ऐसा आपका स्टेट कहें या पॉइंट कहें जहां पे क्या हो कि जो भी हमारे यहां पे कैरेक्टराइज करते हैं उस सिस्टम को, वो चेंज ना हो टाइम के साथ, उसे हम क्या बोलेंगे, इक्विलिब्रियम कंडीशन। मान के चलिए हमारे दो हैं, दो सिस्टम ए और बी दिया गया है। अब ये क्या हो, ये टाइम के साथ इनमें जो प्रेशर हो, वॉल्यूम हो, टेम्परेचर हो, चाहे प्रेशर की बात करें, वॉल्यूम की बात करें, टेम्परेचर की बात करें, मास की बात करें या कंपोजिशन की बात करें, म्यू की, ये सभी दोनों में चेंज ना हो, उस कंडीशन को ही हम क्या बोलेंगे, उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। देखिए ये जो हमने अभी बातें हम देखे हैं, अभी यहां तक जो 5 पॉइंट हमने देखा है वो किस पे है, किसका पार्ट है, हमने कहा ये हमने आपके लिए ये अलग से आपका है थोड़ा सा समझने के योग्य कि सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, क्या क्या कंफ्यूजन आते हैं इसको पढ़ने के दौरान, उस पे हम बात करना चाह रहे हैं, क्लियर हो जाए आपके लिए। तो हमने पहला पॉइंट आपको देखा, बताया इसके विषय में, ये माइक्रोस्कोपिक साइंस है, ठीक है, और हमने एक जगह माइक्रोस्कोपिक डिस्क्रिप्शन यूज किया गया है थर्मोडायनेमिक्स में, जिसे बोलते हैं केटीजी, वो भी मैक्सवेल सर के द्वारा, जहां पे मॉलिक्यूल की वेलोसिटी और इन सब विषय पे बात करते हैं। कह रहे थर्मोडायनेमिक स्टेट में गैस में कुछ आपके अदर हैंड कि अवॉइड द मॉलिक्यूलर डिस्क्रिप्शन ऑल टुगेदर, इंस्टेड द स्टेट ऑफ गैस इन थर्मोडायनेमिक्स इज स्पेसिफाइड बाय द माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल such as pressure, volume, temperature, mass and composition that are felt by our sense of perception and are measurable। ये मेजर किए जा सकते हैं। और हमने इसमें ये कहा कि कुछ ऐसे वेरिएबल होंगे जिनको हम अपने सेंस ऑफ परसेप्शन से नहीं अंदाजा लगा सकते वो क्या हो रहा है, या मेजर भी नहीं कर सकते, जैसे कि इसमें आपका होगा क्या, एंट्रोपी एंड एंथैल्पी क्या है। एंथैल्पी क्या है कि टोटल हीट कंटेंट को बताएगा, एंट्रोपी क्या है, डिसऑर्डरनेस ऑफ सिस्टम को वो रिप्रेजेंट करेगा। इन चीजों को हम अपने सेंस ऑफ परसेप्शन से नहीं जान सकते हैं, तो उसके विषय में हमने बात की। यहाँ पे नए 2 शब्द मिले, एंथैल्पी एंड एंट्रोपी। फिर हमने कहा थर्मल इक्विलिब्रियम क्या है। इसमें हमने ये कहा कि एक ऐसा होगा, द थर्मल इक्विलिब्रियम इज ए स्टेट इफ द माइक्रो, एक स्टेट होगा जिसमें माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल, ध्यान रखिए हमने माइक्रो ही लिखा है यहाँ पे, MACRO, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल लाइक कैरेक्टराइज द सिस्टम, जो कि सिस्टम को कैरेक्टराइज करते हैं, वो सिस्टम है खुद का। भाई सबके सिस्टम की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, कैसे डिफाइन करते हैं उसको, वेरिएबल से, जो उनके वेरिएबल होंगे, स्टेट वेरिएबल होंगे। तो थर्मल इक्विलिब्रियम वो कैरेक्टराइज करेगा, वो क्या हो, टाइम के साथ चेंज ना हो। जैसे A और B 2 सिस्टम बनाए गए हैं, P, V, T एंड M एंड म्यू, तो माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स हैं, क्या बोलेंगे इसको, माइक्रो बोलेंगे। ये क्या है, माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स। माइक्रोस्कोपिक वेरिएबल्स P, V, T, M एंड म्यू, ये टाइम के साथ हमारे चेंज नहीं होंगे, उस स्टेट को ही हम क्या बोलेंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम बोलेंगे। मैकेनिक्स में जैसे हमने कहा, मैकेनिक्स में क्या होता है, कोई बॉडी है वो इक्विलिब्रियम में कब होगी, जब उस पर नेट फोर्स या हम कहें नेट टॉर्क हमारा क्या होगा, 0 होगा। ओके, चलिए आगे चलते हैं इसमें। अब यहां पे डिपेंड ये करता है कि इक्विलिब्रियम कैसा होगा, वो इस जो आपका वॉल है इस पे भी डिपेंड करेगा, वॉल कैसा है, कि ये कैसा है वॉल है, उस पे भी डिपेंड करेगा। ये देखते हैं वॉल कैसा हो सकता है। वो एक हमारा होगा एडियाबैटिक वॉल। आप देखिए एक नया वर्ड आया, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। एडियाबैटिक वॉल क्या है, एन इंसुलेटिंग वॉल है, कैन बी मूवेबल, जिसको मूव किया जा सकता है, दैट डज नॉट अलाउ फ्लो ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी को फ्लो नहीं करने देगा, हीट, एनर्जी यहाँ पे हीट का ही हम टर्म अपने दिमाग में रखेंगे, फ्रॉम वन टू अनदर, जिसमें क्या होगा, एक से दूसरे में हीट या एनर्जी का ट्रांसफर नहीं करता, दैट इज द एडियाबैटिक वॉल। फिर आता है डायाथर्मिक वॉल। क्या है,
ए कंडक्टिंग वॉल दैट अलाउ एनर्जी फ्लो, जिसमें क्या डायाथर्मिक वॉल, ध्यान रखेंगे जो एडियाबैटिक वॉल क्या है, जहां पे हीट या एनर्जी का भी ट्रांसफर नहीं होता है, यहां पे क्या है, ए कंडक्टिंग वॉल दैट अलाउ एनर्जी फ्लो फ्रॉम वन टू अनदर। फिर एक कंडीशन आएगा जिसपे क्या होंगे, दोनों क्या हो जाएंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में आ जाएंगे। तो ये दो तरीके के वॉल भी होते हैं यहाँ पे, उनके बीच में दो सिस्टम आपको ए और बी दिए गए हैं। एडियाबैटिक वॉल से हो सकता है या डायाथर्मिक वॉल भी होगा। जहां पे आपको डायाथर्मिक वॉल वर्ड आए वहां पे समझ जाइए कि वहां पे हीट का ट्रांसफर हो सकता है। जहां पे एडियाबैटिक हो जाए वहां पे क्या है, एन इंसुलेटिंग वॉल होगा, जहां पे क्या होगा, हीट या एनर्जी का ट्रांसफर एक से दूसरे में नहीं होगा, उसे हम क्या बोलेंगे, एडियाबैटिक वॉल। जहां पे हीट का ट्रांसफर हो सकता है उसे क्या बोलेंगे, डायाथर्मिक वॉल। सिंपल सा बात है, एकदम सिंपल सी बातें हैं, इनको आप अभी आप थियोरेटिकली एकदम छोटी छोटी बातें हैं, इसको आप ध्यान में रखेंगे। ओके, डायाथर्मिक वॉल एंड एडियाबैटिक वॉल। चलिए इसी में अगला पॉइंट है क्या, कि हीट, इंटरनल एनर्जी एंड वर्क क्या है, तीनों को देखेंगे। हीट क्या है, इंटरनल एनर्जी हमने पीछे देख रखा है, एंड वर्क क्या है, कैसा वर्क होगा यहाँ पे, किस वजह से वर्क होगा, ठीक है, कौन सा फोर्स होगा जिसकी वजह से ये वर्क हो रहा है, वो सबको हम देखेंगे। ओके, चलिए देखते हैं हीट क्या है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, क्या है, हीट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है, फ्लोज फ्रॉम द बॉडी एट हायर टेम्परेचर, जो कि हायर टेम्परेचर, ये टीएमपी लिखा है, टेम्परेचर है इसका मतलब, टू एट लोअर टेम्परेचर, हमेशा क्या होगा, ये हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की ओर फ्लो करेगा, इसे हम हीट बोलेंगे। द नोशन, जो भी हम यहाँ पे नोटेशन रखेंगे ऑफ हीट शुड बी केयरफुली, जो हीट है केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नोशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। अब इंटरनल एनर्जी और हीट को जो है आप कंफ्यूजन मत करिएगा, दोनों एक जैसे नहीं है, क्या उनमें सिंबल भी जो अलग रखेंगे और उनमें क्या डिफरेंस है ये देखिए। हीट इज सर्टेनली एनर्जी बट इट इज द एनर्जी इन द ट्रांजिट, जो कि ट्रांजिट होता है केवल, बट दिस इज नॉट जस्ट प्ले ऑफ वर्ड, इसको ध्यान रखेंगे, इसको आपको ध्यान रखना है कि यहां पे हम जब बात करेंगे हीट की, हीट का जो नोटेशन है या उसके विषय में जो विचार आए आपके, इंटरनल एनर्जी से अलग होने चाहिए, उसके सिंबल भी यहाँ पे अलग होंगे। यहाँ पे हम हीट को क्यू से दिखाएंगे, एनर्जी का फॉर्म होगा, ठीक है, इंटरनल एनर्जी को यू से दिखाते हैं हम, और वर्क को डब्ल्यू से, ठीक है। तो इनमें एक रिलेशन भी है जिसे हम बोलेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो इसीलिए आपको पहले बताया जा रहा है कि जो यहाँ पे हीट शुड बी केयरफुली डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नोशन ऑफ इंटरनल एनर्जी। हीट इज अ सर्टेनली एनर्जी, हीट एनर्जी है, बट इट इज द एनर्जी इन द ट्रांजिट, जो कि हम ट्रांजिट करते हैं। भाई किसी सिस्टम को अगर हमको एनर्जी देना हो तो कौन कौन से फॉर्म होंगे, या हम उस पर वर्क करें या हम इसको हीट सप्लाई करें। तो जो हम वर्क करते हैं वो भी वर्क क्या होता है, अगर हम जूल्स लॉ को समझे तो वर्क क्या है, वो भी हमारा हीट में कन्वर्ट हो सकता है। W/Q=J पढ़ा होगा ना, तो इंटर कन्वर्जन है जूल्स लॉ को। इसीलिए कह रहे हैं किसी भी सिस्टम को अगर हमको उसको एनर्जी देना है तो किस तरीके से दिया जा सकता है, या उस पर हम हीट सप्लाई कर दें जिसे हम Q से दिखाएंगे, या उस पर हम वर्क करें, वही दो तरीके हैं एनर्जी सप्लाई करने के। इसीलिए यहां पे कहा जा रहा है कि आप हीट एक एनर्जी का फॉर्म तो है, लेकिन उसको इंटरनल एनर्जी से हम अलग रखेंगे, वो और इसमें जो है एनर्जी तो वो है, बट क्या है, हीट क्या होता है, एनर्जी जो है इस ट्रांजिट फॉर्म में रहता है, उसको हम केवल सप्लाई करते हैं सिस्टम को। अब सिस्टम के अंदर जो एनर्जी आ रही है उससे बोलेंगे क्या, इंटरनल एनर्जी। वो कैसे अब उसको एक्सेप्ट करता है, किस तरीके से वर्क होगा, वो से हम क्या बोलेंगे, इंटरनल एनर्जी है वो सिस्टम की बोलेंगे। The distinction is of basic significance. The state of a thermodynamic system is characterized by its internal energy, not heat. देखिए अंतर, अब देखिए क्या अंतर यहां पे हुआ, क्या कह रहे हैं, द डिस्टिंक्शन इज ऑफ बेसिक सिग्निफिकेंस। ये जो डिस्टिंक्शन अलगाव है वो बेसिक सिग्निफिकेंस है। द स्टेट ऑफ ए थर्मोडायनेमिक सिस्टम, जो स्टेट होगा किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का,
किसी भी थर्मोडायनेमिक सिस्टम का इज कैरेक्टराइज बाय इट्स इंटरनल एनर्जी, मतलब यू से दिखाया जाएगा, नॉट हीट, हीट से नहीं दिखाया जाएगा। अब इन्हीं बातों को हम समराइज करते हैं यहां पे, देखिए कैसे। टू समराइज हीट एंड वर्क इन द थर्मोडायनेमिक्स आर नॉट स्टेट वेरिएबल। अब ध्यान रखेंगे, ये बात आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। अभी हमने क्या कहा, कुछ देर पहले हमने देखा इंटरनल एनर्जी जो आपका था वो कैसा था, स्टेट फंक्शन था, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता। लेकिन यहां पे देखिए जो हीट है एनर्जी का फॉर्म ही है ट्रांजिट फॉर्म में, और जो वर्क है इन थर्मोडायनेमिक्स आर नॉट, यहां देखिए नॉट स्टेट वेरिएबल, ये स्टेट वेरिएबल ये पाथ पे डिपेंड करेंगे। दे आर मोड्स ऑफ एनर्जी ट्रांसफर टू ए सिस्टम, ये अपने कुछ मोड हैं एनर्जी के, जो जिन मोड से हम एनर्जी को क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं टू ए सिस्टम, रिजल्टिंग इन द चेंज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, जो कि उसकी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज लाएंगे। हीट एंड वर्क क्या है, नॉट ए स्टेट फंक्शन, ये क्या है, ये कुछ मोड हैं जिसके द्वारा हम सिस्टम को एनर्जी सप्लाई करते हैं, और जिसकी वजह से उसकी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी होगा उसमें चेंज होगा। विच एज ऑलरेडी मेंशन्ड इन अ स्टेट वेरिएबल, जो कि क्या है, इंटरनल एनर्जी क्या है, एक स्टेट वेरिएबल। लेकिन हीट एंड वर्क क्या है, नॉट स्टेट वेरिएबल्स, वो पाथ पे डिपेंड करेंगे। बट इंटरनल एनर्जी आपका किस पे डिपेंड करेगा, जो आपका इंटरनल एनर्जी होगा वो स्टेट फंक्शन है, वो पाथ पे डिपेंड नहीं करता, केवल इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट स्टेट क्या है। ओके तो इन बातों को आप अच्छे से ध्यान रखिए, साथ में इनको नोट करते चलेंगे। जब भी आप आइए, जो भी यहां आप सभी की कॉपी में ये लिखा होना चाहिए, सभी की नोट्स बनी हुई होनी चाहिए। ओके अब इन्हीं इतने बातों को अगर सीखने के बाद क्या कर सकते हैं हम, इस पे अब ये बात कर सकते हैं कि भाई फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। अगर हमने जान लिया कि हीट क्या है, एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है लेकिन इन ट्रांजिट फॉर्म में होता है, इंटरनल एनर्जी अलग है, हम क्या इंटरनल एनर्जी को चेंज कर सकते हैं बाय द सप्लाइंग इन द फॉर्म टू मोड्स ऑफ एनर्जी सप्लाइड टू द सिस्टम बाय द हीट और वर्क डन ऑन द सिस्टम। भाई वर्क करें या क्या करें, हीट के फॉर्म में हम उसको एनर्जी सप्लाई कर सकते हैं सिस्टम को, जिससे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी चेंज होगी। हीट एंड वर्क स्टेट वेरिएबल्स नहीं है, बल्कि इंटरनल एनर्जी आपका क्या स्टेट वेरिएबल है। अब इतनी बातों को जानने के बाद हम ये डिफाइन कर सकते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है क्या। तो आइए देखते हैं कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या है। चलिए क्या है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। वी हैव सीन दैट द इंटरनल एनर्जी, सिंबल आपको दिखाया गया है, ऑफ ए सिस्टम कैन चेंज थ्रू टू मोड्स ऑफ एनर्जी। कैन चेंज क्या कह सकते हैं, वी हैव सीन दैट द इंटरनल एनर्जी del U of a system can change through two modes of energy transfer, heat and work। सिंपल सी बात, अभी मैंने इस पे बात की कि हमने ये अभी पीछे देखा कि इंटरनल एनर्जी डेल्टा U ऑफ ए सिस्टम कैन चेंज, ये चेंज किया जा सकता है कैसे, बाई टू मोड्स, यहां हम एनर्जी ट्रांसफर करें इन द फॉर्म ऑफ हीट या किस फॉर्म में, वर्क के फॉर्म में, तभी तो चेंज किया जा सकता है। तो उस पर एक इक्वेशन आता है कि डेल्टा क्यू जो कि हीट है, या हम कहें वर्क के फॉर्म में हम इसको दें हीट, दो तरीके से दे सकते हैं। वो क्या होगा, वो सिस्टम में जाएगा उसकी इंटरनल एनर्जी के रूप में, या वो क्या करेगा, वर्क करेगा। दो ही चीजों में होगा काम, एक वर्क के फॉर्म में, एक इंटरनल एनर्जी, जो एनर्जी इसमें सप्लाई की वो दो तरीके से कंज्यूम होगा। अगर हम इसको बोलना चाहिए क्या है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पे ही बेस है। तो आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स किस पे बेस है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब इस पे हम डिटेल में बात करेंगे। डेल्टा क्यू क्या है, हीट सप्लाई टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग।
हमने क्या किया है कि हीट सप्लाई किया सिस्टम को बाय द सराउंडिंग, ओके। एंड डेल डब्ल्यू क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। क्या है डेल्टा डब्ल्यू, क्या है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। ध्यान रखना है, यहां पे हमने क्या, हीट सप्लाई टू द सिस्टम बाय द सराउंडिंग, लेकिन जो डेल डब्ल्यू इधर वाला पार्ट है उसे क्या बोलेंगे, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन द सराउंडिंग। डेल्टा यू क्या होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, चेंज इन इंटरनल एनर्जी ऑफ सिस्टम। इसमें और देखते हैं क्या है इसमें बातें, इतना याद है, इक्वेशन तो आपको याद है, डेल्टा क्यू इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, याद रखेंगे। क्यू इक्वल्स टू, ऐसे याद रखिए, क्यू इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू, जहां पे जो हीट हम सप्लाई करेंगे वो इंटरनल एनर्जी और जो गैस वर्क करेगा उसके बराबर होगा, दोनों के बराबर होगा। दैट इज द बेस ऑन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। उस पर और देखते हैं क्या बातें हैं। द एनर्जी डेल क्यू सप्लाई टू द सिस्टम गोज इन पार्टली, कुछ पार्ट में जाएगा, जो हम यहाँ पे एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं वो क्या है कि गोज इन पार्टली टू इंक्रीज द इंटरनल एनर्जी, या तो उसकी इंटरनल एनर्जी को बढ़ाएगा ऑफ सिस्टम डेल्टा यू, एंड रेस्ट इन द वर्क ऑन द इन्वायरमेंट। कुछ पार्ट क्या करेगा, उसकी इंटरनल एनर्जी, तभी तो उसके बराबर है Q इक्वल्स टू यू प्लस डब्ल्यू, जहां उसको क्या करेगा सिस्टम डेल्टा यू, एंड द रेस्ट इन द वर्क ऑन द एनवायरमेंट डेल्टा डब्ल्यू होगा। इट इज नोन एज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, इसी को हम क्या बोलते हैं, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोलेंगे। इट इज सिंपली द जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन, इसे हम क्या बोलेंगे, सिंपली ये भी बोल सकते हैं कि ये क्या है, एक जनरल लॉ ऑफ कंजर्वेशन है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन है ऑफ एनर्जी अप्लाई टू एनी सिस्टम इन विच द एनर्जी ट्रांसफर फ्रॉम वन, फ्रॉम in which the energy transfer from or to the surrounding is taken into account. एक बार ध्यान से फिर से रीड करिए इसको। रीड करिए अच्छे से। दिख रहा होगा ना आपको? चलिए आगे चलते। इफ द सिस्टम इज अ गैस, अब इस पे एग्जाम्पल सेट किया जा रहा है, कैसे इसको और डिटेल में आप समझ सकते हैं। देखिए, इफ द सिस्टम इन अ गैस इन अ सिलेंडर, किसी सिलेंडर में है, विथ अ मूवेबल पिस्टन, उस पर एक पिस्टन लगा हुआ है, द गैस इज इन मूविंग द पिस्टन डज वर्क सिंस फोर्स इज प्रेशर टाइम्स एरिया। देखिए, कहने का मतलब यह है कि मान के चलिए हमारा कोई गैस है, वो कुछ ऐसा सिलेंडर में भरा हुआ है, ये गैस है और यहाँ पे पिस्टन है जो कि मूव कर सकता है, ये पिस्टन, इसमें गैस भरा हुआ है। अब इसमें जब गैस भरा हुआ है तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, अगर यहाँ पे गैस वर्क करता है तो पिस्टन ऊपर नीचे जाएगा, यही इस पर फोर्स, ये क्या करेगा, यहाँ पे प्रेशर लगाएगा, प्रेशर मान लेते हैं वो P है। हम जानते हैं कि प्रेशर इक्वल्स टू क्या होता है, फोर्स इंटू एरिया होता है, फोर्स बाय एरिया होगा। फोर्स पर यूनिट एरिया को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर बोलते हैं। तो हम कह सकते हैं प्रेशर टाइम्स एरिया, प्रेशर टाइम्स एरिया क्या बन जाएगा, दैट इज द फोर्स। ओके, अच्छा, मान लेते हैं पिस्टन हमारा डिस्प्लेस होकर थोड़ा सा ऊपर आ जाता है, यहां पे आ जाता है। मान लेते हैं कितना लेंथ ये ट्रेवल करता है, एल ट्रेवल करता है। तो अगर हम कहें यहां पे ये पिस्टन का एरिया होगा ना, ऐसा एरिया होगा, कुछ क्रॉस सेक्शन एरिया पिस्टन ऐसा होगा ना, उसका एरिया होगा,
अच्छा, एरिया टाइम्स ये एरिया है और ये लेंथ से मल्टीप्लाई करिए, यही क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बनेगा। क्या बनेगा, वॉल्यूम। भाई ये फोर्स हो गया, इनटू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा ना। आप समझिए कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट यही क्या कहलाता है, वर्क होता है। फोर्स हमको P इंटू ए दिया गया है, इनटू डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, पिस्टन कितना ऊपर गया, L, और यही क्या बन जाएगा, वर्क बनेगा। और ए एरिया इंटू एल, मतलब पिस्टन का एरिया ये क्रॉस सेक्शनल एरिया इंटू लेंथ, यही क्या बन जाएगा, V बन जाएगा, या हम डेल्टा V लिख देते हैं, दैट इज द वर्क। यही यहां पे लिखा हुआ है, आप देखिए ध्यान से। इनका कहने का मतलब ये है, देखिए, द गैस इन मूविंग द पिस्टन डज वर्क सिंस फोर्स इज प्रेशर टाइम्स एरिया। फोर्स क्या होता है, प्रेशर टाइम्स एरिया होगा, ये प्रेशर इंटू एरिया होगा, यही तो फोर्स कहलाएगा। एंड एरिया टाइम्स डिस्प्लेसमेंट, मतलब P इंटू जितना पिस्टन ऊपर जाएगा, मतलब P इंटू ए इंटू एल, यही क्या कहलाएगा, टोटल हमारा क्या कहलाएगा, वर्क कहलाएगा। अच्छा, वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट द कांस्टेंट प्रेशर P। अब देखिए, जो एरिया सिलेंडर उसका होगा पिस्टन का इंटू एल डिस्प्लेसमेंट, ये दोनों मिलके हमारा क्या बन जाएंगे, वॉल्यूम बन जाएगा। मतलब P इंटू डेल्टा V, जो चेंज आया वॉल्यूम में, पहले पिस्टन नीचे था ऊपर गया तो वॉल्यूम में चेंज हुआ ना, इसलिए डेल्टा V लिखा है। इसीलिए हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि इसको हम क्या बोलेंगे, प्रेशर टाइम्स वॉल्यूम चेंज। वॉल्यूम एंड वर्क डन बाय द सिस्टम अगेंस्ट ए कांस्टेंट प्रेशर, जो प्रेशर तो उस पर अप्लाइड होगा ही, P इज डेल्टा U इक्वल्स टू क्या होगा, डेल्टा W होगा, P इंटू डेल्टा V, यही वर्क कहलाएगा। एंड वेयर डेल्टा V इज द चेंज इन वॉल्यूम ऑफ द गैस। तो यहां पे देखिए फिर से वही इक्वेशन देखिए, इसीलिए हमने इसको इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है कि जहां पर हमने क्या लिखा था, डेल्टा Q इक्वल्स टू डेल्टा U प्लस डेल्टा W था, W की जगह हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा W की जगह P इंटू डेल्टा V, P इंटू डेल्टा V लिख सकते हैं इसको, P इंटू डेल्टा V लिख सकते हैं। क्लियर होगा ये। चलिए, एक नया क्या कहें, इससे पहले हमने पढ़ा है, थर्मल में आपने पढ़ा होगा, थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में आपने यहाँ देखिए स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, या उसी को बोले हम स्पेसिफिक हीट बोलते हैं। देखिए वर्ड में यहाँ पे दिक्कत मत करिएगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोले या स्पेसिफिक हीट बोले, दोनों बात एक ही है। चलिए, हम इसको किससे दिखाते हैं, स्मॉल s से, या हम स्मॉल c से दिखाएंगे स्पेसिफिक हीट को। लेकिन उसी में हम था कि हीट कैपेसिटी क्या होगा, हीट कैपेसिटी को किससे दिखाते हैं, कैपिटल S से, जहां पे होता है dq अपॉन dt होगा, dq अपॉन dt, जिसे बोलते हैं हीट कैपेसिटी, कैपिटल S से इसको डिनोट करेंगे। इन सब में रिलेशन मैंने आपको बता रखा है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसमें। हीट कैपेसिटी को S से दिखाते हैं, जहां पे होगा dq अपॉन dt। स्पेसिफिक हीट या स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, अगर क्या करें हम S यहाँ पे स्मॉल s से दिखाते हैं, जो कि हमने यहाँ पे आपका हेडिंग डाला हुआ है S, अगर इसमें m से डिवाइड कर दें, दैट इज द 1/m dq by dt, यही तो स्पेसिफिक हीट था, स्पेसिफिक हीट तो यही था, पहले भी आपने देख रखा है। यूनिट क्या होगा, यहां से निकाल सकते हैं, जूल होगा, केजी में अगर इसको लिख रहे हैं केल्विन ये होगा। मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होगा, इसको हम दिखाते हैं मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को कैपिटल C से, कैपिटल C होगा, स्मॉल c को स्पेसिफिक हीट के लिए दिखाते हैं कैपिटल C। अगर इसमें हम क्या करें, म्यू से डिवाइड करें, नंबर ऑफ मोल कितने हैं उससे डिवाइड कर दें, यही क्या बन जाएगा, मोलर हीट कैपेसिटी बोले या मोलर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोले, 1/μ dq बान dt, जहां पे इसकी यूनिट क्या होगी, जूल होगा ये, और मोल एंड केल्विन, मोल इसका होगा एंड केल्विन, यूनिट आपको याद रहे। वी कैन डिफाइन टू स्पेसिफिक हीट्स सच एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसे हम बोलते हैं CV। देखिए, we can define two specific heats such as specific heat capacity at constant volume, जिसे हम बोलेंगे CV, and specific heat capacity at constant pressure, जिसे बोलेंगे हम CP।
हम दो स्पेसिफिक हीट को यहां डिफाइन कर सकते हैं, कांस्टेंट वॉल्यूम पे एंड कांस्टेंट प्रेशर पे। इसको भी हम देखेंगे कि आखिर दो स्पेसिफिक हीट हम कैसे डिफाइन करेंगे, सीवी एंड सीपी। एक बार ध्यान से इसको देखिए आप लोग। स्पेसिफिक हीट क्या है? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बोलें या उसी को बोल सकते हैं स्पेसिफिक हीट क्या है। इसे हम कैपिटल एस से डिनोट करेंगे, डी क्यू अपॉन डी टी होगा, हीट कैपेसिटी बोलते हैं। ठीक है, हीट कैपेसिटी की बात कर रहा हूं एस से डिनोट। अच्छा, यहां पे आप अंतर समझिए, ये टर्म हेडिंग है आपका ऊपर, इसे हम क्या डिनोट करेंगे? अब हीट कैपेसिटी की अगर बात कर लेंगे, कैपिटल एस से डिनोट करते हैं, डी क्यू अपॉन डी टी होगा। अब इसकी मदद से देखिए, अगर इसमें हम एम से डिवाइड कर दें, वही क्या बन जाएगा आपका? स्पेसिफिक हीट बन जाएगा, कैपेसिटी या स्पेसिफिक हीट बनेगा। लेकिन इसी में म्यू से डिवाइड कर दें, मोलर हीट कैपेसिटी बन जाएगा। तो ये आपका डिफरेंस है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं। इसको स्मॉल एस से दिखाएंगे, कैपिटल एस अपॉन एम किया है, यह बन गया। यूनिट है जूल पर किलोग्राम केल्विन। ओके, दूसरा कि मोलर हीट कैपेसिटी क्या है या मोलर स्पेसिफिक हीट क्या है। इसे क्या होगा? ये सी से डिनोट करते हैं कैपिटल, इसमें म्यू से डिवाइड करिए, किसमें? हीट कैपेसिटी से, आपको ये मिल जाएगा। अगर आपको हीट कैपेसिटी पता है, म्यू से डिवाइड करिए, नंबर ऑफ मोल कितने डिवाइड मिल जाएगा आपको कि मोलर हीट कैपेसिटी या मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होगा। यूनिट क्या होगा? जूल पर मोल केल्विन होगा। हमने यहां कहा वी कैन डिफाइन टू स्पेसिफिक हीट सच एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम सीवी बोलेंगे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, जिसे हम देखिए यहाँ पे सब स्क्रिप्ट में आपको वी लिखा हुआ है, तो इसी का हम क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, या बोले स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर। सीवी एंड सीपी से इसको दिखाएंगे। इसके विषय में भी हम देखेंगे कैसे इसको करें हम, और कहाँ से ये कितना होगा, कैसे डिफाइन करेंगे। फॉर एन आइडियल गैस वी हैव अ सिंपल रिलेशन। अगर आइडियल गैस में हम देखें तो हमें एक सिंपल रिलेशन है जो आपको सबको आइडिया होगा। अभी इसका डेरिवेशन हम यहाँ नहीं करेंगे, लेकिन हम आपको डेरिवेशन इसको एक अल्टरनेटिव फॉर्म में हम दिखा सकते हैं प्रूविंग करके। ये मेयर्स फार्मूला है, ठीक है, पहले आपके सिलेबस में हुआ करता था, अब नहीं है। तो यहाँ पे क्या है कि फॉर एन आइडियल गैस वी हैव अ सिंपल रिलेशन, तब भी हम इसको अल्टरनेटिव फॉर्म में बहुत अच्छे से आप प्रूविंग कर सकते हैं बड़े आसानी से। Cp माइनस सीवी इक्वल्स टू क्या होगा? आर होगा। Cp माइनस सीवी इक्वल्स टू आर होगा, जहां पे क्या है, केवल आइडियल गैस की बात कर रहा हूं। जबकि आप रियल गैस के लिए पढ़ेंगे यही चीज, तो आपके लिए क्या होगा, ये थोड़ा सा अलग नहीं होगा, बस थोड़ा सा बस और कॉम्प्लिकेटेड होता है। नहीं तो बाकी आइडियल गैस के लिए बड़ा सिंपल सा फॉर्म है कि Cp स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर और माइनस स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम का जो डिफरेंस होता है वो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट के बराबर होगा। सिंस वी नो दैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जो भी हम हीट सप्लाई करेंगे उसके इंटरनल एनर्जी सिस्टम की और जो सिस्टम वर्क करेगा सराउंडिंग पे उसके बराबर होगा। इफ डेल्टा क्यू इज अब्सॉर्ब एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर डेल्टा क्यू क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, तो डीवी क्या होगा? जीरो होगा। उस कंडीशन में डीवी हमारा क्या होगा? जीरो होगा। कह रहे हैं इफ डेल्टा क्यू एब्जॉर्ब होता है किस पे? जब कांस्टेंट वॉल्यूम, वॉल्यूम हमारा फिक्स हो और हीट हम ट्रांसफर कर रहे हैं इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी, या हम कहें वर्क के फॉर्म में, जैसा भी हम इसको हीट सप्लाई कर रहे हैं। किस केस में? जब उसका वॉल्यूम क्या हो? हमारा कांस्टेंट हो, उसका वॉल्यूम हमारा क्या हो? कांस्टेंट हो। उस कंडीशन में क्या होगा? Cv इक्वल्स टू डी क्यू अपॉन डी टी। कैसे हुआ आप इसको देख सकते हैं कि डी क्यू अपॉन डी टी होगा और ये किसके इक्वल होगा? अपॉन कांस्टेंट वॉल्यूम पे। ये Cv कहलाएगा आपका कांस्टेंट वॉल्यूम पे। एंड आप यहीं से देखिए कि डी क्यू अपॉन डी टी करेंगे और यहाँ पे कांस्टेंट वॉल्यूम है तो ये आपका जीरो हो जाएगा, ये आपका जीरो होगा। और इसी को हमें क्या बोलेंगे? Cv बोलते हैं। इधर भी डेल्टा टी से डिवाइड करिए, कांस्टेंट वॉल्यूम है। बाद में हमने डी यू अपॉन डी टी रखा है। क्यों रखा है? यहाँ पे जो सब स्क्रिप्ट है वॉल्यूम v दिखा रहा है। v ये दिखाता है कि हमने हीट सप्लाई की कब की है, वो एब्जॉर्ब करता है किस कंडीशन में? जबकि सिस्टम का जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या हमने रखा है? कांस्टेंट रखा है।
कांस्टेंट रखने पे हम जानते हैं कि यहाँ इंटरनल एनर्जी जो होगा, इंटरनल एनर्जी क्या होता है, केवल फंक्शन होता है टेम्परेचर का। हम टेम्परेचर यहाँ पे टेम्परेचर का चेंज हो देखते हैं केवल, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करेगा, वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करता, फंक्शन ही नहीं है, तो डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी भी लिख सकते हैं कि यहाँ पे हम ये सब स्क्रिप्ट लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। तो एक बार इसको आप ध्यान से देखिए, कोई डाउट हो क्लियर करिए। देखिए ध्यान से, सीवी को हमने डिफाइन कर दिया। चलिए आगे देखते हैं। इसी तरह से यहां पे लिखा भी है कि वेयर द सब स्क्रिप्ट वी इज ड्रॉप्ड इन द लास्ट स्टेप। ये देखिए हमने लास्ट स्टेप में सब स्क्रिप्ट वी को हमने क्या किया, ड्रॉप कर दिया। स्टेप, लास्ट स्टेप, सिंस यू ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड ओनली ऑन टेम्परेचर। ये देखिए टेम्परेचर लिखा हुआ है, मैं कई बार आप समझ चुके होंगे टेम्परेचर लिखते हैं, ऑन ओनली ऑन टेम्परेचर। तो वॉल्यूम कैसा है उससे फर्क नहीं पड़ेगा, उसका फंक्शन नहीं है, इसीलिए हमने वहां पे सब स्क्रिप्ट वी को हमने ड्रॉप कर दिया। अगर यही चीज क्या हो कि हम कांस्टेंट प्रेशर पे एब्जॉर्व करें सिस्टम, उस कंडीशन में क्या होगा, अब आप देखिए उसी से करिए। सीपी इक्वल्स टू क्या हो, डेल्टा क्यू अपॉन डेल्टा टी होगा एट कांस्टेंट प्रेशर। उधर क्या आएगा, डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी पी होगा, प्लस पी डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी पी पे होगा। अरे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स से करिए, देखिए उसी से आएगा ये। अब यहां पे हम जानते हैं डेल्टा यू अपॉन डेल्टा टी है, यहां पे हम इस पी को फिर से गायब कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा इंटरनल एनर्जी है जो कि हमारा प्रेशर का फंक्शन ही नहीं है। तो ये सब स्क्रिप्ट हो या ना हो इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, बाकी आपका ये ऐसा ही रहेगा। The subscript P can be dropped from the first term since U of an ideal gas depend only on temperature। तो यहां पे इक्वेशन 4 तक हम आज इसको देखते हैं, और इसको आप इतना ध्यान में रखिए, और इसके आगे हम और करेंगे। और इसी से हम इसी को Cp एंड Cv को निकालने के बाद हम ये कर सकते हैं कि एक अल्टरनेटिव फॉर्म होगा जिससे हम क्या, Cp माइनस Cv इक्वल्स टू R होगा ये आइडियल गैस के लिए, इसको हम डेरिवेट कर सकते हैं, बड़े आसानी से होगा। अभी हम अगला आप स्टेप देखेंगे इसमें, तो आपका बड़े आसानी से आप इसको पूरा कर सकते हैं। बाकी जब आप इस वीडियो को देखिए उस समय आप नोट्स लेके बैठिए, सिर्फ वीडियो चला के बैठे रहिए, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। आप क्या करिए, उससे कॉपी और पेन लेके रखिए और नोट्स में इसको रखिए, पूरा पूरा का पूरा नोट करिए अच्छे से समझकर। कहीं डाउट होता है तो हमसे आके आप मिल सकते हैं, बात करिए उस पर। और सभी की नोट्स कंप्लीट होनी चाहिए, जितना भी यहाँ पे आपको कराया जा रहा है उसको आपके नोट्स में होना चाहिए। ओके, तो अभी के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम इसके आगे देखेंगे जब भी हम अगला इसी में लाएंगे। जस्ट इसके आगे का होगा, आप यहाँ से याद रखिएगा। ओके, आइए एक बार हम और पूरी स्लाइड चलाएंगे आपको दोबारा से, क्योंकि हो सकता है मैं बीच में रहूँगा आपको दिखे ना, इसलिए मैं पूरी स्लाइड एक बार आपको और दिखाता हूँ पूरा। देखिए यहां से स्टार्ट था आपका, ये दूसरा स्लाइड है आपका।
तो यहाँ तक आपका, आप इसको नोट करिएगा, पढ़िएगा, रिवाइज करिए। बाकी इसके आगे हम फिर से आप लेंगे, इसी सीरीज में आपका ये आगे बढ़ता रहेगा। और पूरा का पूरा चैप्टर आपका A to Z, पूरा जीरो से लेगा आपका लास्ट तक, सभी न्यूमेरिकल के साथ इसको हम खत्म करेंगे। ओके, तो आज इसको रिवाइज करिएगा, नोट बनाइए अच्छे से, इसको लिखिए, समझिए, कोई दिक्कत होती है तो बात करिए। तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ओके।